नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल बरुआज स्टडी पॉइंट में। साथियों, हम लोग टेट या सीटेट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसको हम बाल विकास भी आगे कहेंगे। बाल विकास के अंतर्गत हमें काफी कुछ पढ़ना है। तो बाल विकास के अंतर्गत या शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम अपनी पहली यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। और पहली यूनिट के अंतर्गत हम शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसका अध्ययन कर रहे थे। और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पहले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि शिक्षा क्या है, और दूसरे एपिसोड में हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान क्या है। आज के दिन या आज के अपने तीसरे एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का आखिर इतिहास क्या है। हालांकि शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान का ही एक विषय माना गया है, या ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, लेकिन इस शाखा का उदय आखिर कहां से हुआ, इस बात की चर्चा करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति आता है, और उस व्यक्ति का नाम है कॉल्सनेक। कॉल्सनेक ये कह देता है कि शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका प्रारंभ यूनान में हुआ, और इसने इसके संदर्भ में एक अपना कथन दिया। इस कथन में उसने स्पष्ट किया है कि शिक्षा मनोविज्ञान कौन कह रहा है, ये कॉल्सनेक कह रहा है। कॉल्सनेक कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो उदय है या प्रारंभ है, वो ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व यूनान में हुआ। यहां से दो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बन जाते हैं। तो इनका कथन है ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व, ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व शिक्षा मनोविज्ञान का उदय, या कह सकते हैं प्रारंभ, यूनान में हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान का उदय यूनान में हुआ। यहां से दो प्रश्न हल हो जाते हैं। एक बार प्रश्न सीटेट में पूछा गया था कि शिक्षा मनोविज्ञान का उदय कब हुआ या प्रारंभ कब हुआ, तो हमें ऑप्शन मिला था ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व। वहां आपको ऑप्शन मिले जैसे 5वीं शताब्दी पूर्व, 6ठी शताब्दी पूर्व, 8वीं शताब्दी पूर्व। तो हमें कहां जाना है, 5वीं शताब्दी पूर्व। दूसरा प्रश्न हमारा एक ये पूछा जा चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कहां से माना गया है, यूनान से माना गया है। ध्यान रखिए, इस यूनान को हम एथेंस भी कहते हैं। जब कॉल्सनेक ने अपना ये स्टेटमेंट दिया कि ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है या जो उदय है वो यूनान में कहीं हुआ, तो कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान पर चर्चा करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों में होड़ मच गई, और हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान को हम अच्छे तरीके से परिभाषित करें। इसी संदर्भ में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक व्यक्ति आए जिनका नाम है B.F. स्किनर। B.F. स्किनर, देखिए ये वही B.F. स्किनर हैं। इनका पूरा नाम है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। इन्होंने ही उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे। हालांकि हम ये समझ लें कि हमारे कोर्स में एक ही स्किनर है जिसका नाम है B.F. स्किनर। मैं इसलिए ये आपसे चर्चा कर रहा हूं। एक बार हम लोगों से प्रश्न पूछा गया था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया, तो चार ऑप्शन मालूम है क्या बनाए गए, ई स्किनर, चार्ल्स स्किनर, B.F. स्किनर, और एक लिखा था केवल स्किनर। तो ध्यान रखिए, हमारे सिलेबस में केवल B.F. स्किनर है, बाकी कोई स्किनर नहीं है। ये प्रश्न की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए, तो B.F. स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में ये कह दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ
शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के द्वारा हुआ या अरस्तु से प्रारंभ हुआ, या ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु है। साथियों, ये वही अरस्तु है जिसकी शैक्षिक विचारधारा उस समय यूनान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। और आप भी वास्तव में ये पढ़ेंगे कि अरस्तु की शैक्षिक जो हमारी विचारधारा है वो क्या है, तो आप स्वतः कहने लगेंगे कि हाँ, कि अरस्तु ही इसका जनक रहा होगा। अच्छा, हमारा जो मनोविज्ञान है, हमारा जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, वो हमसे क्या कहता है कि इस संसार में यदि हम चले जाएं तो एक ही माता पिता की भले ही दो संतान हैं, लेकिन उन दोनों संतानों के विचार, उन दोनों संतानों की प्रकृति, बोल सकते हैं स्वभाव एक जैसा नहीं होता। तो हो सकता है कि वो शिक्षा में भी एक जैसे नहीं होंगे। अतः जब वो शिक्षा में एक जैसे नहीं हैं तो हम उनको एक तरीके से नहीं सिखा सकते दोनों को। अतः हमें उनके लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से अरस्तु ने अपना जो शैक्षिक दर्शन प्रस्तुत किया था यूनान में, तो इनका शैक्षिक दर्शन जो है वो मनोविज्ञान से मिलता जुलता था। इन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में 3 तरीके की चर्चा की। पहली चर्चा क्या थी कि अलग अलग बालकों के लिए शिक्षा अलग अलग होनी चाहिए। अर्थात उन्होंने ये कहा कि 2 बालक एक ही स्वभाव के नहीं हो सकते। कोई भी 2 तरीके के व्यक्ति, 2 तरीके के मनुष्य ले लें, बच्चे ले लें, उनके स्वभाव एक जैसे नहीं है। तो अतः जब उनके स्वभाव एक जैसे नहीं है तो उनके लिए शिक्षा अलग अलग होनी चाहिए। और अगर शिक्षा अलग है तो शिक्षा की जो विधि होगी, शिक्षा की जो विधियां होंगी, वो भी हमारी अलग अलग होनी चाहिए। जब शिक्षा अलग अलग दी जा रही है तो शिक्षा की विधियां भी अलग अलग होनी चाहिए। और तीसरा कथन इन्होंने क्या कह दिया कि शिक्षा स्वतंत्र एवं मुक्त होनी चाहिए। यह सबसे बड़ा पहलू था कि बच्चे को अगर हम कोई चीज सिखा रहे हैं तो उसको स्वतंत्रता पूर्वक सीखने दिया जाए। उसको क्या माहौल है, क्या विधियां चल रही हैं, क्या विषय पढ़ना है, ये सारा उसको अपने हिसाब से चुनना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि B.F. स्किनर ने ये जो कथन कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से माना गया है, तो इसमें कोई 2 राय नहीं है, क्योंकि अरस्तु का जो शैक्षिक दर्शन है वो मनोविज्ञान के शैक्षिक दर्शन से मिलता जुलता है। क्योंकि मनोविज्ञान भी कहता है कि 2 बालकों का स्वभाव एक जैसा नहीं है, अतः उनको अलग अलग शिक्षा दी जाए। शिक्षा की पद्धति या विधि अलग अलग होनी चाहिए और शिक्षा भय मुक्त दी जानी चाहिए। बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा को ग्रहण करे, उसमें कोई भय ना हो। और यही मनोविज्ञान के 3 चरण हमें किसके शैक्षिक दर्शन में मिलते हैं? अरस्तु के शैक्षिक दर्शन में मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। ये जो चीज आपने पढ़ी है इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम अगले व्यक्ति के रूप में जो इसको आगे बढ़ा रहा है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो कोल्सनिक ने जो कथन कहा उसको आगे क्रम में किसने बढ़ाया? B.F. स्किनर ने। और B.F. स्किनर के बाद रूसो की प्रकृतिवादी जो विचारधारा है, रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा को भी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक या जननी कहते हैं। तो रूसो की प्रकृतिवादी जो विचारधारा है वो शिक्षा मनोविज्ञान की जननी कैसे है, इस पर बात करते हैं।
तो आपको रूसो का एक कथन याद होगा, वो कथन है प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति की ओर लौटो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बालक या मनुष्य जब तक अपने प्रकृति यानी अपने स्वभाव की ओर नहीं लौटता, तब तक हम उसको कुछ सिखा नहीं सकते। अभी हम बात कर रहे थे कि एक ही संसार में एक ही माता पिता के 2 या 3 बच्चे हैं और उन तीनों बच्चों के स्वभाव में अंतर होगा। हो सकता है कि एक बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है, दूसरा बच्चा कोई खेल खेलना चाह रहा है, हो सकता है तीसरा बच्चा है वो साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, या हो सकता है वो चित्रकार बनना चाह रहा है। तो तीनों बच्चों के स्वभाव अलग अलग हैं, लेकिन वो तीनों बच्चे जब तक अपनी प्रकृति की ओर लौटेंगे नहीं, तब तक हम उनको सिखा नहीं सकते। जैसे आप मान के चलिए कि जो बच्चा हमारा खेल में आगे है और हम उसको जबरदस्ती इंजीनियर बनाना चाहें, तो हम उसको बना नहीं सकते, क्योंकि उसकी प्रकृति कैसी है? खेल की है। वहीं जो इंजीनियर बच्चा है, हम उसको ये कहें कि तुम चित्रकार बन जाओ, तो वो चित्रकार नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति कुछ अलग है। और चित्रकार से कह दिया जाए कि तुम इंजीनियर बन जाओ या तुम खेल खेल लो, तो हो सकता है कि वो जितना अच्छा चित्रकारी में कर सकता है, उतना अच्छा वह इन दोनों कार्यों में ना कर पाए। तो सीधा सा रूसो का सिद्धांत ये रहा कि जब तक बालक प्रकृति के साथ अंतः क्रिया नहीं करता, तब तक वह बच्चा सीख नहीं सकता। अतः हमें बच्चे को भय मुक्त होकर स्वतंत्रता पूर्वक क्या पढ़ना चाह रहा है उसके लिए छोड़ देना चाहिए। फिर ये कार्य रह जाएगा हम शिक्षकों का कि हम मनोविज्ञान के माध्यम से उसकी प्रकृति को समझेंगे, उसके स्वभाव को समझेंगे और वो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है उसमें उसको ले जाएं। अतः यही कारण है कि रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा को हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जननी किसको कहा जाता है, तो वहां आपको ऑप्शन मिलेंगे रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा को, या हो सकता है आपको दे दिया और कोई ऑप्शन भी दे दिए जाएं, जैसे कार्ल मार्क्स की विचारधारा को, आपको दे दिया जाए अरस्तु की विचारधाराओं को। तो हमें याद रखना है कि हमें रूसो की प्रकृतिवादी जो विचारधारा है उसका चयन करना है, क्योंकि रूसो की जो प्रकृतिवादी विचारधारा है उसी को हम शिक्षा मनोविज्ञान की जननी कहते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य व्यक्ति आते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। सबसे पहले हमने कॉलसनिक पढ़ा, और कॉलसनिक ने के इस जो विचार था कि ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व शिक्षा मनोविज्ञान का उदय हुआ, इस विचारधारा को आगे बढ़ाया B.F. स्किनर ने, और B.F. स्किनर के बाद रूसो की विचारधारा को भी शिक्षा मनोविज्ञान की जननी माना गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक व्यक्ति आया जिसका नाम है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल, साथियों ये स्टैनली हॉल है मुख्य रूप से अमेरिका का निवासी है, और ये जो स्टैनली हॉल है ये मुख्य रूप से बाल विकास पर कार्य करता है। बच्चों का विकास कैसे किया जाए वह इस पर कार्य करता है, और बालकों का विकास कैसे हो, बालकों की शिक्षा कैसी हो, इसके लिए स्टैनली हॉल ने पहली प्रश्नावली विधि बनाई, बाल विकास की प्रश्नावली विधि बनाई। अतः हम इनको बाल विकास का जनक कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है बाल विकास का जनक किसको कहा जाता है, तो बाल विकास का जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा,
आप कह रहे होंगे कि मैंने तो शायद कहीं ये पढ़ा है कि प्रश्नावली विधि वुडवर्थ के द्वारा बनाई गई। बिल्कुल सही है। प्रश्नावली विधि का जनक, ये दोनों प्रश्न आपको फंसाने वाले होते हैं। आपसे प्रश्न किया जाए कि पहली प्रश्नावली विधि किसके द्वारा बनाई गई, ध्यान रखिए प्रश्नावली विधि का जनक वुडवर्थ ही है। कह सकते हैं पहली प्रश्नावली विधि किसने बनाई, वुडवर्थ ने बनाई। वहीं आपको फंसाएगा, शब्द जोड़ देगा, बालकों के विकास के लिए प्रश्नावली विधि सबसे पहले किसने बनाई। तो बालकों के विकास के लिए प्रश्नावली विधि किसने बनाई, स्टैनले हॉल ने बनाई। ये विधि अप्लाई की जाती है वयस्कों पर, और ये विधि अप्लाई किस पे की जाती है, छोटे बालकों पर। तो बालकों के विकास के लिए प्रश्नावली विधि किसने बनाई, स्टैनले हॉल ने। और प्रश्नावली विधि का जनक किसको कहा जाता है, वुडवर्थ को। इस प्रश्नावली विधि में बच्चों का शैक्षिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, बच्चे शिक्षा के अंतर्गत कैसे सीखते हैं, इन सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया था और अंततः उनके शैक्षिक व्यवहार का पता लगाया जाता था। अतः बालकों के लिए पहली प्रश्नावली विधि का श्रेय स्टैनले हॉल के लिए जाता है। आप ये दोनों ही प्रश्नों को अलग नोट करिए, क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मालूम पड़ता है कि हम याद करें प्रश्नावली विधि का जनक कौन है, और वहां एक शब्द जोड़ दिया जाए कि बालकों के विकास के लिए किसने बनाई। आप इनको नोट कर लीजिए। हाँ, आपको एक थोड़ा और बता दूं कि ये जो प्रश्न है बाल विकास का जनक, ये एक बार ऐसे भी पूछा गया है कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। ध्यान रखिए बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का जो जनक है वो भी स्टैनले हॉल को ही कहा जाता है। इसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी, जॉन ड्यूवी ने बालकों का शैक्षिक व्यवहार ज्ञात करने के लिए, बालकों का शैक्षिक व्यवहार ज्ञात करने के लिए पता लगाने के लिए क्या लिख सकते हैं, क्या किया कि इन्होंने अमेरिका में, अमेरिका का एक शहर है शिकागो, इस अमेरिका के शहर शिकागो में बालकों के शैक्षिक व्यवहार का पता लगाने के लिए 1890 में 1890 में प्रयोगशाला का निर्माण किया। इस मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में, मनोविज्ञान शब्द जोड़ लीजिए, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण किया। और इस प्रयोगशाला में ये पता लगाया जाता था कि बालकों के शैक्षिक व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है। दोबारा से समझिए, जॉन ड्यूवी एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बालकों के शैक्षिक व्यवहार का पता लगाने के लिए अमेरिका के शहर शिकागो में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली, जो 1890 में खोली गई थी। और इस मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के अंदर ये प्रयोग किए जाते थे कि बालकों का शैक्षिक जो व्यवहार है वो कैसे परिवर्तित होता है, इसे किन किन तरीकों से बदलाव ला सकते हैं, और बालकों का जो शिक्षा का स्तर है उसमें परिवर्तन किन किन तरीके से हो रहे हैं। अब यहां से कंफ्यूजन और होगा, हम पहले शायद या दूसरे एपिसोड में एक प्रश्न पढ़ चुके हैं
कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा खोली गई। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा खोली गई, और यह प्रयोगशाला कहां खोली गई थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली गई थी। और कब खोली गई थी? 1879 में। और इसमें विषय क्या था? चेतना पर अध्ययन किया जा रहा था। अब यहां से दोनों प्रश्न फिर कंफ्यूजन करेंगे आपको, और दोनों ही प्रश्नों को आराम से समझिए, दोनों ही प्रश्न फंसाने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई, तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली गई थी। वहीं अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि बालकों के शैक्षिक व्यवहार का पता लगाने के लिए, बालकों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई, तो ये जॉन ड्यूवी के द्वारा खोली गई। और ये कहां खोली गई है? अमेरिका के शहर शिकागो में। और इसके अंदर हम पता ये कह सकते हैं कि इसका विषय क्या है, तो इसका विषय है शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करना। कि बालकों का शैक्षिक व्यवहार कैसे परिवर्तित होता है, हम इसका अध्ययन करते हैं। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली है, जबकि जॉन ड्यूवी ने बालकों के शैक्षिक व्यवहार का पता लगाने के लिए पहली प्रयोगशाला खोली है। ये 1879 में खुली है, ये 1890 में खुली है। दोनों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एक ही जैसे लगते हैं। तो आप इनका कहीं नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति आए, एक मनोवैज्ञानिक आए, जिनका नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बालकों के सीखने के लिए, बालकों के सीखने के लिए बड़ा जोर दिया। और बालक कैसे सीखते हैं या बालकों को कैसे सिखाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए। इनमें से उनके 3 मुख्य नियम थे और 5 गौड़ नियम थे। इन 3 नियमों में अगर हम बात करते हैं, तो पहला नियम था तत्परता का नियम। सॉरी, बालकों के सीखने के लिए इन्होंने नियम दिए, और ये नियम इन्होंने 2 प्रकार के दिए, मुख्य नियम और गौड़ नियम। कभी कभी तो टेट के एग्जाम में इतना पूछ लिया गया है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कितने दिए हैं और गौड़ नियम कितने दिए हैं। अभी फिलहाल हम मुख्य नियमों की चर्चा करते हैं, क्योंकि जब हम अधिगम या लर्निंग कहते हैं, जिसको आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां हम मुख्य गौड़ नियमों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम अगर चाहें तो यहां से लिख सकते हैं, एक तो है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। इस प्रकार से एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बालकों के सीखने के लिए एक विशेष योगदान दिया और बालकों के सीखने के लिए नियम बनाए। अतः इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है।
साथियों, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास की यदि बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के संदर्भ में एक कथन आता है सबसे पहले कॉलसनिक का, और कॉलसनिक कह देते हैं कि ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व शिक्षा मनोविज्ञान का उदय यूनान में प्रारंभ हुआ, यह यूनान में कहीं हुआ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है ब्यूरिस फ्रेडरिक स्किनर यानी BF स्किनर, जो ये कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। इसी चरण को आगे बढ़ाते हुए रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा को भी शिक्षा मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहता है क्योंकि शिक्षा जो हमारे रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा है वो ये कहती है कि प्रकृति की ओर लौटो। जब तक बालक अपने स्वभाव की ओर नहीं लौटेगा या जब तक हम बच्चे में ये नहीं पहचान पाएंगे कि बच्चे को क्या विषय पसंद है, वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, तब तक हम उससे उसका बेस्ट नहीं करा सकते। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आते हैं स्टैनले हॉल, और स्टैनले हॉल ने क्या किया कि बालकों के सीखने के लिए प्रश्नावली विधि का निर्माण कर दिया, या ये कह सकते हैं बाल विकास के लिए प्रश्नावली विधि बनाई, और इस प्रश्नावली विधि बनाने के कारण उनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा। यहां मैंने आपको स्पेशल नोट कराया था कि प्रश्नावली विधि का जनक वुडवर्थ है, प्रश्नावली विधि का जनक वुडवर्थ है, लेकिन बात आ जाए बाल विकास के लिए प्रश्नावली विधि किसने बनाई या बालकों के लिए प्रश्नावली विधि किसने बनाई, तो हम कहेंगे कि स्टैनले हॉल ने बनाई। इसी चरण का अगला विकास जब होता है तो एक व्यक्ति आते हैं जॉन ड्यूवी, और जॉन ड्यूवी ने क्या किया, बालकों के शैक्षिक व्यवहार का पता लगाने के लिए, बालकों के शैक्षिक व्यवहार का पता लगाने के लिए अमेरिका के शहर शिकागो में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली जिसमें अध्ययन का विषय था शैक्षिक व्यवहार का पता लगाना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा भी 1879 में 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली गई थी, जहां पर अध्ययन का विषय था चेतना। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं तो एक नया वैज्ञानिक आता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये थॉर्नडाइक ने बालकों के सीखने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए ताकि बच्चे सरलता से सुगमता से सीख लें, और सीखने के ये जो इन्होंने नियम दिए थे वो मनोवैज्ञानिक पक्षों पर उभर के आए, या ऐसा कह सकते हैं कि ये मनोविज्ञान के जो पक्ष थे उन पक्षों को, उन विषयों को पूरा करने वाले थे। अतः इनको सहज स्वीकार कर लिया गया। तो इन्होंने बालकों के सीखने के लिए 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम बताए। इन मुख्य नियमों में पहला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। कभी कभी क्या करते हैं, आपसे एग्जाम में प्रश्न करेगा निम्न में से कौन सा एक थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। लिखेगा तत्परता का नियम, लिखेगा अभ्यास का नियम, बोलेगा लिखेगा प्रभाव का नियम, और चौथा लिख देगा आनुवांशिकी का नियम। तो आनुवांशिकी का जो नियम है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने नहीं दिया। आनुवांशिकता का जो नियम है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है, जिसे हम वंशानुगति या वातावरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। कभी कभी क्या कर देता है कि मुख्य नियम जो है उधर एक गौड़ नियम डाल देगा, कहेगा थॉर्नडाइक ने निम्न में से कौन सा मुख्य नियम नहीं दिया, ऑप्शन रख देगा तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, अगला लिख देगा बहु अनुक्रिया का नियम। तो बहु अनुक्रिया का नियम है वो मुख्य नियम नहीं है, वो गौड़ नियम है। एक बार सीटेट में प्रश्न पूछा गया था, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, बताइए इसमें थॉर्नडाइक के किस नियम का वर्णन किया गया है, तो उसमें अभ्यास के नियम का वर्णन किया गया था। आज की हमारी जो कक्षा है उसमें मैंने शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास की चर्चा की। अगला जो हमारा एपिसोड होगा उसमें शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र और शिक्षा मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं इनकी हम चर्चा करेंगे।
और चौथे एपिसोड में जाके शिक्षा मनोविज्ञान हमारा लगभग पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बाल विकास, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इनको थोड़ा लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें और उनको लाभ मिले। धन्यवाद।